जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 27 सितंबर और इस डे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन कौन सा मुख्य दिवस मनाया जाता है। वैसे तो हर दिन बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट होता है हम उसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, देन करेंगे अपनी क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें दें, क्लास आपको कैसी लगती है, क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को आगे भी फॉरवर्ड करें, जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट की आज की क्लास। तो देखते हैं पहले तो 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे, जी हाँ, आज कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो पर्यटन के, ध्यान दीजिएगा, पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ यह दिवस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। किसके? तो हमने देखा किसका, कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में भी जो है हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं प्रोटीन। तो हमने प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कि प्रोटीन है क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण हमने देखा, प्रोटीन की परिभाषा हमने जानी। अब प्रोटीन के प्रकार देखे हमने, प्रोटीन का वर्गीकरण हमने कवर किया। प्रोटीन के वर्गीकरण में हमने देखा प्रोटीन कितने तरह से प्रोटीन को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि कितने आधारों पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाता है। साथ ही साथ हमने जो है उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी की प्रोटीन के वर्गीकरण से। फिर हमने देखा प्रोटीन के गुण एवं प्रोटीन के कार्य। हमारी प्रीवियस क्लास क्या थी? प्रोटीन के गुण हमने उसमें कवर किए थे और हम कर रहे हैं अभी क्या? प्रोटीन के कार्य। और प्रोटीन कार्य के अंतर्गत हमने देखा कि प्रोटीन हमारे शरीर में कौन से कार्य करते हैं। पहला, शारीरिक की वृद्धि और विकास करना प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है ये है। दूसरा, तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु भी प्रोटीन क्या करता है? कार्य करता है। थर्ड पॉइंट हमने किया, शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित करने का भी कार्य प्रोटीन ही करता है। और इसके अंतर्गत जो है, किसके अंतर्गत? प्रोटीन का हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करने में महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे अम्ल क्षार की मात्रा को नियमित करना, हार्मोन्स का निर्माण करना, एंजाइम्स का निर्माण करना, एंटीबॉडीज का निर्माण, जल संतुलन बनाए रखना। तो इतनी सारी चर्चा हमारी प्रीवियस क्लास में हो गई है। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। स्टडी इवनिंग में ही हमारी क्लास हुई थी। नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इस क्लास के बाद इस क्लास को देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारा, इसी में हम देखेंगे किसमें? प्रोटीन के विभिन्न क्रियाओं एवं नियमित करने में महत्वपूर्ण योगदान में हम देखेंगे हमारा जो छठा पॉइंट है, मांसपेशियों के संकुचन में भी प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन कार्य करता है, यानी कि मसल्स कंट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मांसपेशियों में निरंतर संकुचन एवं प्रसारण होता रहता है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए मायोसिन एवं एक्टिन, क्या? मायोसिन एवं एक्टिन अनिवार्य होता है। एक्टिन नहीं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक्टिन, ओके, एक्टिन अनिवार्य होता है। मायोसिन एवं एक्टिन का निर्माण प्रोटीन द्वारा ही होता है। नंबर 6 है, विटामिन के कार्य में पूर्ववर्ती के रूप में, यानी कि एक्ट्स एज अ प्रेशरस फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन। कुछ अमीनो अम्ल शरीर में विटामिनों के निर्माण में पूर्ववर्ती के रूप में भाग लेते हैं, जैसे कोलिन एवं न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या? पहला क्या है? कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कोलिन के निर्माण के लिए मिथाइल समूह
CH3 आवश्यक है जिसका निर्माण मिथियोनिन द्वारा होता है। नंबर 2, विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन के निर्माण में ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। यह अमीनो अम्ल नियासिन के निर्माण में पूर्ववर्ती की तरह क्रिया करता है। नंबर 3, सीरोटोनिन। क्या सीरोटोनिन? तो सीरोटोनिन के निर्माण के लिए ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नंबर 4, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प इन ब्लड कैगुलेशन। रक्त के प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चोट लग जाने, कट जाने अथवा दुर्घटना होने पर रक्त बहने लगता है। अगर 4-5 मिनट के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त बहना बंद नहीं होता है तो शरीर से बहुत सारा रक्त निकल जाएगा और व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ सकता है। रक्त जमना एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन प्रोटीन की एक जाल की रचना बनाती। इसी जाल में रक्त कणिकाएं आकर फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। फलतः रक्त का बहना बंद हो जाता है। नंबर 6 है सामान्य दृष्टि में सहायक, यानी कि प्रोटीन सामान्य दृष्टि में भी सहायक है। हेल्पफुल इन नॉर्मल विजन। आंखों की दृष्टि पटल यानी कि जो रेटिना होता है, तो रेटिना में शंकु एवं दंड जिसको हम कोन्स एंड रोड्स के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या होता है कि आंखों की दृष्टि में शंकु एवं दंड पाए जाते हैं। शंकु में आइडोप्सिन वर्णक मंद रोशनी रंगों को देखने में मदद करते हैं, यानी कि जो हमारा शंकु यानी कि आंखों की दृष्टि यानी कि रेटिना में शंकु एवं दंड अर्थात कोन्स एंड रॉड्स पाए जाते हैं। शंकु में आइडोप्सिन वर्णक मंद रोशनी तरंगों को देखने में मदद करते हैं। रोडोप्सिन में ऑप्सिन उपस्थित रहता है। ऑप्सिन के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। नंबर 7 है स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में, यानी कि एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। रक्त में उपस्थित स्थानांतरण प्रोटीन पोषक तत्वों को ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। उदाहरण समझते हैं। लाइपोप्रोटीन वसा को, हीमोग्लोबिन O2 CO2 को, रेटिनॉल को संयुक्त करने वाली प्रोटीन विटामिन ए को और ट्रांसफेरिक लौह तत्व का स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। नंबर 4 है ऊर्जा प्रदान करने में अर्थात टू प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोज एवं वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा भी प्रदान करने का कार्य करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब कभी आहार में पर्याप्त मात्रा में वसा एवं कार्बोज उपस्थित नहीं रहता तब प्रोटीन ही ऊर्जा प्रदान करता है। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन के उपयोग करने पर यह वसा के रूप में शरीर में एकत्रित होता रहता है और जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही वसा टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु जब इनका उपयोग ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है तब इनका निर्माणात्मक कार्य यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि मुख्य काम है वो गौड़ हो जाता है। नंबर 5 है दूध निर्माण में, यानी कि इन मिल्क फॉर्मेशन में भी प्रोटीन कार्य करता है। कैसे? नवजात शिशु का प्रथम आहार माता का दूध ही होता है, हम सभी जानते हैं। शिशु के सही पोषण के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। माँ के दूध के निर्माण के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। चूँकि माँ के दूध में 1.2% प्रोटीन होता है अतः धात्री माता को अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि माँ के दूध में कितने % तक प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? माँ के दूध में 1.2% तक प्रोटीन पाया जाता है। ये देखिए प्रोटीन के कार्य जो भी हमने पढ़े आप वही इसके माध्यम से देख सकते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, विटामिनों का निर्माण करना, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु जैसे कि विटामिनों का निर्माण करना, स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में एंजाइम्स का निर्माण, हार्मोन्स का निर्माण, मांसपेशियों का संकुचन, एंटीबॉडीज का निर्माण, ये आप देख सकते हैं। दूध निर्माण में तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी आप इसके माध्यम से शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी हमने कुछ पढ़ा है वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्रोटीन की कमी के प्रभाव आप देखते हैं। प्रोटीन की कमी से
कमी के क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है, हम सभी जानते हैं। प्रोटीन ही शरीर निर्माणात्मक कार्य करता है और नए कोशिकाओं, तंतुओं एवं ऊतकों का निर्माण करता है तथा टूटे फूटे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं तंतुओं की मरम्मत भी करता है। परंतु जब आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं होता है तब शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात रुक जाती है। व्यक्ति निर्बल, कमजोर, शक्तिहीन एवं रोगी हो जाता है। प्रोटीन की कमी से रक्तहीनता, मैरास्मस, क्वाशियोरकर, अतिसार, सूजन आदि रोग हो जाता है। यकृत अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। यकृत अर्थात हमारा जो लिवर होता है, यकृत की कोशिकाओं में वसा की मोटी परत जमा हो जाती है। नाड़ी संस्थान भी प्रभावित होता है जिसके कारण नाड़ी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी का अत्यधिक शिकार 1 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं। अविकसित एवं विकासशील देशों में यह समस्या और भी गंभीर और भयावह है। अकेले भारतवर्ष में ही हर वर्ष लगभग 10 लाख बच्चे अपने जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। उनकी मृत्यु प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण हो जाती है। हमने पढ़ाया था ना आपको प्रोटीन कैलोरी कुपोषण क्या होता है। भारत में 1 से 5 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या में से 70 से 80% बच्चे कुपोषित होते हैं। निर्धन परिवार के बालकों में कुपोषण की स्थिति और भी भयावह होती है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, PEM, प्रोटीन तथा ऊर्जा दोनों की कमी के कारण होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण होता है ये बीमारी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों के कारण ये बीमारी हो जाती है। कौन सी? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मुख्य रूप से 3 रोग होते हैं। पहला क्वाशियोरकर, नंबर 2 सूखा रोग या मैरास्मस जिसको हम बोलते हैं, नंबर 3 मैरास्मिक क्वाशियोरकर है। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी जब हम सीरीज कर रहे थे क्लास 6 to 12। जिन्होंने भी क्लासेस हमारी देखी होगी स्टार्टिंग से उनको पता होगा, तो उसमें भी हमने चर्चा किया था। फिर इसे एक बार हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट हम इसके बारे में चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, कि क्लास बड़ी हो जाएगी और आप बोर होने लगते हैं, तो इसीलिए जो है क्लास छोटी करना है। थोड़ा पढ़िए बट अच्छा पढ़िए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा कि प्रोटीन का जो फंक्शन है, प्रोटीन के कार्य में हमने देखा कि मांसपेशियों के संकुचन में कैसे हेल्प करता है, विटामिन के निर्माण में पूर्ववर्ती के रूप में प्रोटीन कैसे हेल्प करता है, सेरोटोनिन के रूप में कैसे करता है, रक्त का थक्का जमाने में क्या इसका कार्य है, सामान्य दृष्टि में कैसे प्रोटीन सहायक है, स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में प्रोटीन कैसे कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान करने में प्रोटीन का क्या मुख्य योगदान है, और दूध निर्माण में भी प्रोटीन का कार्य हमने देखा। और साथ ही साथ हमने प्रोटीन की कमी के प्रभाव देखे। यहाँ तक आज हमारी जो है क्लास हुई है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता है किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में, आप क्यूरी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे इनको डिटेल में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।